है तो निश्चित तौर पर ये मैंने आपको यहां पर बताया। उदाहरण के लिए किसी चीज पर पहले 18% लग रहा था और अब 5% लगेगा जीएसटी, तो क्या फायदा मिलेगा आपको? जैसे देखिए उदाहरण के लिए आप कोई ऑयल लगाते हैं, मान लीजिए पहले 18% लग रहा था तो 100 रुपए की चीज पे लग रहा था तो 118 का आ रहा था, तो अब ये ऑयल आपको 5% पे 105 रुपए का आएगा, तो आपके कितने रुपए बचेंगे? 13 रुपए बचेंगे। बुलाया ना, 13 रुपए बचेंगे नहीं बचेंगे? तो ऐसे हर सामान पे कितना फायदा आपको मिलेगा आप खुद ये समझ सकते हैं। देखो हाल ही में जो रिसर्च है वो कह रही है कि इससे सरकार को 85,000 करोड़ का लॉस होगा रेवेन्यू में। कितने करोड़ का लॉस होगा? 85,000 करोड़ का लॉस होगा गवर्नमेंट को। इससे 85,000 करोड़ का गवर्नमेंट को लॉस होगा, ये अपने को यहां पर याद रखना है। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी क्या हुआ था? विजय केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पर पहली बार जीएसटी को लागू किया था फ्रांस ने 1954 में। पहली बार 1954 में फ्रांस ने जीएसटी को अपनी कंट्री में लागू कर दिया था। अच्छा, 2 या 3 दिन में बजट आने वाला है, तो अब करंट अफेयर्स में इकोनॉमी की खबरें बहुत आएंगी, क्योंकि तंबाकू पर जो अब लगने वाला है जीएसटी वो 40% लगेगा। समझ में आ रहा है? कौन सी 2 दरें कंटिन्यू रहेंगी? 5 और 18। कौन सी 2 हटा दी गई? 12 और चलिए एक नई खबर है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। बजट 2026 में एक चीज होने वाली है, 30 साल पुराना कानून लागू होने वाला है। ओल्ड टैक्स रिजाइम होंगे, मतलब टैक्स स्लैब बदलेगा। जो 30 साल पहले टैक्स सिस्टम था कि इतने परसेंट पे इतना लगेगा, इतने परसेंट पे इतना लगेगा, इतने परसेंट पे इतना लगेगा, इसकी शुरुआत है। तो नीचे लिख लीजिए, जो टैक्स स्लैब है बजट 97-98 में जो लगता था, तो अभी क्या होता था कि अभी टैक्स स्लैब हमारा चेंज होने वाला है। तो लगभग 1 फरवरी को, उस दिन रविवार के दिन बजट प्रस्तुत होगा, तो हम संभावित बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, टैक्स स्लैब तो 11 मार्च तक आएगा। तो हमारा जो टैक्स स्लैब है 11 इनकम टैक्स के 11 स्लैब हुआ करते थे, मतलब अभी तो 4-5 ही चलते हैं कि इतने पे इतना। अभी ऐसा है कि 5 लाख कमा रहे हो तो टैक्स नहीं, इतना कमा रहे हो तो इतना। तो अभी नए 11 स्लैब्स आएंगे। कितने स्लैब्स आएंगे? 11। तो अभी कुछ बड़ा होने वाला है, सरकार कुछ बड़ा करने वाली है इनकम टैक्स को लेकर, 11 स्लैब्स आने वाले हैं। तो टैक्स हिस्ट्री की बात करें तो अब 11 स्लैब्स होंगे। अभी तक 7 स्लैब थे। अभी तक कितने थे? 7। लेकिन अब कितने स्लैब्स आ जाएंगे? 11, मतलब 11 सिस्टम। तो अभी तक स्लैब सिस्टम 7 थे, अब कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। अब क्या संभावना बन रही है, क्या हो जाएगा, इसको समझने का प्रयास करें। अभी तक जो सिस्टम है 4 लाख से अगर आप 8 लाख कमा रहे हो मान लो, तो 4 लाख कमाने वालों को इनकम टैक्स में छूट है। और 4 लाख से 8 लाख कमा रहे हो तो 5% देना है। 8 लाख से 12 लाख कमा रहे हो तो 10% देना है। 12 से 16 कमा रहे हो तो 15 देना है। 16 से 20 लाख कमा रहे हो तो 20 देना है। कोई बताएगा ही क्यों मैं इतना कमा रहा हूं। 20 से 24 लाख देना है तो 25% देना है। और साल भर में 30 लाख कमाते हो, 24 लाख के ऊपर कमाते हो 30%। अभी तक 7 स्लैब है, अब ये बढ़कर कितनी हो जाएंगी? 11। इसको अंडरलाइन कर लो और आईएमपी लगाओ। अभी तक तो 7 स्लैब है, लेकिन 1 फरवरी को जो बजट आएगा, और लगभग चलिए आप इस बजट आने के बाद आपको मार्च के प्रथम सप्ताह में मान के चलिए कि आपको ये सारी चीजें डिटेल में और देखने को मिल जाएंगी। तो इसको उतार लीजिए, क्योंकि टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव आप बहुत जल्दी देखने जा रहे हैं या देखेंगे। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सार्थक खबर है जिसको हम यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, कौन सा देश है जिसने हाल ही में महिलाओं को स्कूल जाने पर हमेशा के लिए बैन किया है? अफगानिस्तान। कौन सा है? अफगानिस्तान में पढ़ नहीं पाओगे भैया टोटल। हाल ही में किस देश ने महिलाओं को टोटल जो है स्कूल जाने पर बैन कर दिया है? कौन है? क्या किया जाए बताइए। हम इधर राममूर्ति कमेटी बना रहे हैं महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा अफगानिस्तान है, वो क्या कर रहा है आप खुद ही देख रहे हो। वो कह रहा है कि अब हमारे यहाँ महिलाएं जो है पढ़ ही नहीं पाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लो 106वां संविधान संशोधन महिला आरक्षण से रिलेटेड है।
जो 106वां संविधान संशोधन महिला आरक्षण से रिलेटेड है, महिला आरक्षण से रिलेटेड है, तो निश्चित तौर पर ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट खबर है। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है आरबीआई की, इसको लेकर के एक न्यूज बना लो। मॉनेटरी पॉलिसी साल भर में 3-3 महीने में आती थी पहले, अब हर 2-2 महीने में आती 6 बार। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ट्रांसमिशन को लेकर के चीज है। आरबीआई जो है रेपो रेट में कटौती करेगा, ऐसा अनुमान है। अब जब आ जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है, आप लिख लो, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है, सिर्फ इतना लिख लो। इसमें क्या क्या सीआरआर, एसएलआर, ये सब चीजें होती है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, है ना। तो अभी इसमें सीआरआर 4% के आसपास है, केस रिजर्व रेशो, हर बैंक को अपनी कमाई का 4% देना पड़ता है। एसएलआर लगभग 18% के आसपास है। और रेपो, रिवर्स रेपो रेट में अभी बदलाव होता है, तो अपन वो भी देखेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस कौन करता है? आरबीआई। मिनिमम एसएलआर कितना होता है? 24। ये लास्ट टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है क्या? तो मैं इकोनॉमी की क्लास में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, समझ में आ रहा है? चल अगली खबर की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 कहता है कि जो भी हमारा वोट डालेगा उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, मतलब एडल्ट सेफगार्ड। मतलब कि एडल्ट सेफगार्ड क्या कहता है कि जो पहले 21 साल उम्र थी उसको क्या कर दिया गया? 18। ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया। तो अभी 25 जनवरी को वोटर डे मनाया गया था। 25 जनवरी को क्या मनाया गया था? वोटर्स डे। तो निश्चित तौर पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पर नोट डाउन कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं आज के अखबार की। ये है कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, और एक कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य है यहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर काकीनाडा खाड़ी में। और यहां पर हाल ही में ग्रेटर फ्लेमिंगो देखा गया है पहली बार। IUCN की डाटा लिस्ट में है ये ग्रेटर फ्लेमिंगो। और ये मैग्रोन वनस्पति से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, बेसिकली गोदावरी डेल्टा वाला क्षेत्र है। गोदावरी डेल्टा वाला क्षेत्र है, गोदावरी डेल्टा वाला ये बेसिकली पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो कृपया इसके बारे में यहां पर नोट डाउन कर लीजिए। कोरिंगा अभयारण्य कहां पर है पूछ सकता है, कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य। अब जैसे कान्हा केसली पूछ लेता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान तो अपना MP में है तो जल्दी से बता देते हैं। अब कोरिंगा है तो आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा के वहां पे खाड़ी है। और वहां पे क्या देखा गया है, मैंने आपको बताया क्या देखा गया है वहां। आज कितनी तारीख है? 29 है। तो हम 29 तक का जो अपडेट है आपको यहां पर करा दे रहे हैं। इसमें और भी कोई पॉइंट अगर लग रहा है आपको जो परीक्षा दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना लगा के मत आ जाना, कर्नाटक लगा के मत आ जाना, लगाना वही। और मध्य प्रदेश के सारे पद्म अवार्ड बिल्कुल से बिल्कुल याद कर लेना। मैं आपको बता दूं यहां से निश्चित तौर पर परीक्षा में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अच्छा, एक बड़ी फेमस पेंटिंग इस समय चर्चा में है, क्योंकि MPPSC की थोड़ी सी आदत है, वो पूछता है जो कोई सोच भी नहीं पाता है, ठीक है क्या? तो इसलिए यहां पर एक अंडरलाइन कर लेंगे करंट अफेयर्स में। एक आदिवासी कलाकार है मयंक श्याम, इनकी एक बड़ी फेमस रचना है मयंक श्याम की, गोंडी पेंटिंग है। ये 30 लाख रुपए में जो है वो बिकने के लिए नॉमिनेट हुई है। तो इंपॉर्टेंट है, मयंक श्याम हाल ही में चर्चा में रहे और इन्होंने गोंडी जो है एक पेंटिंग जो है यहाँ पर बनाई है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 10 में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। 15 नवंबर को जनजाति दिवस मनाया जाता है और बिरसा मुंडा के भी जन्म के 150 साल पूरे हो रहे हैं, याद रखना। तो भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती मनाई गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहां पर बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए। भारिया ट्राइबल जो PVTC है उससे जुड़ा हुआ एक भड़म नृत्य अभी 26 जनवरी में चर्चा में था।
इसको जो है वहां पे भोपाल के कार्यक्रम में यहाँ पर किया गया था। तो भड़म नृत्य जो है बेसिकली जो है भारिया ट्राइबल से है। मध्य प्रदेश में बेगा, सहरिया और भारिया 3 प्रकार के ट्राइबल्स हैं। हालांकि हम लोग ट्राइबल्स में पढ़ेंगे, परंतु क्योंकि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मामला है तो मैंने कल एक नृत्य भी बताया था जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, याद आ रहा है? जैसे मध्य प्रदेश का कर्मा नृत्य, वैसी कल करंट में एक पढ़ाया था मैंने। तो निश्चित तौर पर ऐसी जगह से प्रश्न आ जाते हैं। क्या था? हाँ, कहाँ का था वो? हाँ, तो वैसी कर्मा नृत्य भी हो। तो भड़म नृत्य मेंस में भी पूछा था पिछली बार। और पीवीटीजी में कौन कौन सी 3 कम्युनिटी है? सहरिया, भारिया और बैगा। पीवीटीजी मतलब प्रिमिटिव वर्बल ट्राइबल ग्रुप। भारत में 75 है, सबसे ज्यादा 13 उड़ीसा में है और मध्य प्रदेश में 3 है। मध्य प्रदेश में क्या है भाई? मध्य प्रदेश में 3 है। तो निसंदेह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप भूलिएगा मत। लिखो 42वां संविधान संशोधन के 50 साल पूरे हो रहे हैं। लिखो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में 3 शब्द जुड़े, समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और वही धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता, संप्रभुता और अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। हाल ही में इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में कितने साल पूरे हो रहे हैं? 50 साल इसके कंप्लीट हो रहे हैं भैया। अच्छा, 2002 में आया था ना जीएमसी वालों की भी जो स्पीकर थे वो आंध्र प्रदेश में एयर फैशन में मर गए थे। उसके बाद एक रेड्डी थे, वायस रेड्डी, वो भी हो गए थे। फिर विपिन पाल का नाम, रावत का नाम याद होगा आपको, दिसंबर 8 2021 को। इसके अलावा विजय रूपाणी 12 जून 2025 को। और उसके बाद कौन है? अजीत पवार। तो लगातार ये एयर क्रैश दुर्घटना भी चर्चा में है। हादसे का दर्दनाक वीडियो भी मौजूद है, आप यूट्यूब पर या जहां आपको लगे इत्मीनान से देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एविएशन सेक्टर में रिफॉर्म्स करने की जरूरत है क्योंकि निश्चित तौर पर लगातार समस्याएं एविएशन सेक्टर के अंदर देखने को मिल रही हैं। तो एविएशन सेक्टर में सुधार के लिए कमेटी बनी है रविंद्र ढोलकिया। क्या नाम है कमेटी का? रविंद्र ढोलकिया एक कमेटी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी है। और इस बार हमने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? 77वां। कौन सा मनाया? और मध्य प्रदेश ने अपनी रैली में क्या प्रदर्शित किया था? महेश्वर के बारे में। रानी अवंतीबाई का जन्म कब हुआ था? 300 साल पूरे हो रहे हैं। कब हुआ था उनका जन्म? 1725 को। तो याद रखिएगा इतनी चीजों को, बिल्कुल निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट है। यह है आईएनएस सुदर्शन। अभी 26 जनवरी को इसका भी विमोचन हुआ, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आईएनएस सुदर्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप लिख लीजिएंगे आईएनएस सुदर्शन, प्लीज इसको इंपॉर्टेंटली लिख लीजिए आईएनएस सुदर्शन। थोड़ा सा फिर हम लोग कुछ करंट जीके की भी चीजों को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो आईएनएस सुदर्शन के बारे में लिख लो। भारतीय नौसेना का है आईएनएस सुदर्शन और 10 महीने के लिए ट्रांस ओशनिक अभियान पर है। 10 महीने के लिए ट्रांस ओशनिक अभियान पर ही है। 10 महीने के लिए ये ट्रांस ओशनिक जो है यह अभियान पर इसको भेजा गया है। इंपॉर्टेंट है। इसको कोच्चि केरला में रखा गया है। कोच्चि केरला में इसको बेसिकली रखा गया। कोच्चि केरला में इसको रखा गया है। कोच्चि केरला में इसको बेसिकली रखा गया है। इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार जितना मैंने पढ़ा है उसको